हेलो बच्चों, अगर आप भी है क्लास 10th में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये पार्ट 2 है। इससे पहले बेसिक हमने आपको पूरा करवा दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें प्रश्नावली 3.1 आज हम करने वाले हैं। तो जैसे कि ये आपकी बुक है, आपको पता है। अब आगे चलते हैं हम बुक में। ये सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो यहाँ से एक बार मैं वापस समझाता हूँ। यहाँ से आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी अगर आपने पहले नहीं भी देखा हुआ है तो भी। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, आपको दो समीकरण मिलेंगे। जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण आपके पास ये है। ये जो होती है, इन समीकरणों की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इनसे आपको निकालना होता है। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण ये है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। जैसे यहाँ पे देखा तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, 1, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3। तो a1/a2 इज इक्वल टू, ट्राई करता हूँ मैं, यहाँ हो गए -2 और यहाँ पे y का गुणांक 4। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये -1/2। ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। और इनका क्या होता है, केवल एक हल आता है, अर्थात अद्वितीय हल आता है। ठीक है, सेम इसी तरह देखा मैंने, a1/a2 निकाला तो इसका 2/4 हो जाएगा a1/a2। फिर यहाँ निकाला 3/6, ये भी 1/2 हो जाएगा 3/6 भी। और यहाँ माइनस का 9/-18। तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होती है, संपाती रेखाएं होती है और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। क्योंकि संपाती रेखा इस प्रकार से होती है, ये रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा होती है, तो हर बिंदु पे इनका हल होता है। तो इनका अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं और प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक पॉइंट पे मिलता है, इसलिए केवल एक हल या अद्वितीय हल कहते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है, यहाँ पे देखेंगे इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है। तो यहाँ 1/2, यहाँ 2/4, ये इसको भी काटूंगा तो यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, यहाँ 4/12। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 12। तो यहाँ 1/3, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होगी, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं आप जानते हैं कि कहीं भी नहीं मिलेगी, कभी भी ये रेखाएं मिलेगी नहीं, चाहे इसको अनंत तक कहीं भी ले जाओ। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा। अर्थात जब भी रेखाएं मिलेगी, हल केवल तभी मिलेगा। तो यहाँ पे हल मिल रहा है, बिल्कुल एक बिंदु पे मिल रहा है, यहाँ पे भी हल मिल रहा है, हर बिंदु पे मिल रहा है, और यहाँ पे कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे हल मिल जाता है उसको हम कहेंगे संगत, और जहाँ पे कोई हल नहीं मिलता उसको हम कहेंगे असंगत। तो असंगत वाली कंडीशन अपने पास केवल एक है, जहाँ पे कोई भी हल नहीं मिल रहा, तो ये असंगत होगी। और ये दोनों कंडीशन ऊपर वाली क्या हो जाएगी, आपकी संगत हो जाएगी। और अगर आपको नहीं समझ आए तो प्रीवियस वीडियो आपको जाके देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब हम 3.1 शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है और बुक सामने खुली हुई रखना है कि निम्नलिखित समस्याओं में से रैखिक समीकरणों युग्म बनाइए तथा ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ग्राफ से हल करना है। इसके बाद अगले जो एक्सरसाइज है 3.2, उसके अंदर हम इसे डायरेक्टली बिना ग्राफ के सोल्व करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में यहाँ पे ग्राफ से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लड़कों व लड़कियों की संख्या बताओ। तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी है टोटल। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे बुक आपको खुली रखनी है। एक्स टोटल 10 विद्यार्थी है, मैंने लड़कों की संख्या और लड़कियों की निकालनी। तो मैंने मान लिया कि लड़कों की संख्या कितनी है, एक्स, और लड़कियों की संख्या कितनी है, वाई। तो टोटल कितनी है, 10। यानी कि एक समीकरण क्या बन जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक ये बन जाएगा क्योंकि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या टोटल 10 है। अब अगली कंडीशन दे रही कि यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियां मैंने किसको माना, वाई, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या है एक्स, इससे कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो एक समीकरण आपका ये बन जाएगा और एक समीकरण ये बन जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, किस तरीके से सोल्व करना है।
ये मैंने आपको पहले से ही सोल्व कर रखा है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है ग्राफ। क्योंकि ग्राफ में क्या है, ये लाइन एकदम एक्यूरेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्राफ से ही आंसर देंगे, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ग्राफ से अगर आंसर देना तो ये लाइन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पहले से निकाल के रखा है। आपको समझाते हैं कि एक चीज़, लड़कों की संख्या x मानी थी, लड़कियों की y मानी थी। दो समीकरण अपने पास आए थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y बराबर है x प्लस 4। अब ग्राफ के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ आपको x और y के अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ती है। आप दो भी ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू जाती है लाइन उतनी एक्यूरेट बननी है, लेकिन हमें दो दो वैल्यू लेना, अपना काम हो जाएगा। x और y है। अगर इस समीकरण में x की वैल्यू मैंने जीरो रखा, कहाँ पे रखना है, एक बार पेन चेंज करके बता देता हूँ मैं। इस समीकरण में यहाँ मैंने रखा x की वैल्यू अगर जीरो रखूँगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो वही मैंने लिखा, अगर x का मान जीरो लिया तो y का मान 10, कोई भी ले सकते हो। अगर y का मान जीरो ले लूँ तो y का मान अगर मैंने जीरो ले लिया तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप, चाहो तो x की वैल्यू 1 लोगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो y का मान 9 आ जाएगा। जो भी लोगे रेखा सेम ही बनेगी, आपके बिंदु अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन जो ये रेखा बनाऊंगा वो सेम ही बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे करते हैं, इस सेकंड समीकरण में अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4। तो x की वैल्यू अगर जीरो ली तो y का मान कितना हो गया, जीरो प्लस 4 4। और y की वैल्यू अगर जीरो ले ली तो ये पक्षांतर होकर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बनाना है। मेरे ये ये बिंदु काम के हैं। एक बिंदु हो गया 0,10 और ये बिंदु हो गया 10,0। ये तो आपको पता ही होगा कि ग्राफ में जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो लिखूंगा मैं 0,10 और दूसरा हो जाएगा आपका इसी का 10,0। जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। और यहाँ पे दूसरे समीकरण से आ जाएगा 0,4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4,0। इन दो बिंदुओं से मुझे रेखा बनाना है। तो पहली जो मेरे ये 0,10 है, तो यहाँ पे मैंने रखा, सबसे पहले जीरो यहाँ होता है मूल बिंदु, सेंटर में एकदम से ये जीरो है तो जीरो रखा। तो 0,10 यानी कि 10 किस पे है, वाई एक्स पे। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये होता है आपका वाई एक्सिस। जो ये आडी रेखा जिसे कहते हैं क्षैतिज रेखा वो होती है एक्स एक्सिस, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है खड़ी रेखा ये है आपकी वाई एक्सिस। अब यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ तो जीरो ये हो गया और ये 10 है, तो 0,10 मेरा पॉइंट इस जगह आ जाएगा। इस जगह 0,10 आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 10,0 यानी कि 10 किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से 10 पॉइंट चलूंगा एक्स एक्स पे और वाई का मान तो जीरो ही है इसलिए यहाँ आ जाएगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को यानी कि 0,10 और 10,0 को मैंने इस तरीके से मिला दिया। सिमिलरली इस लाइन को माइनस का 4 जीरो, माइनस का यानी कि एक्स एक्सिस पे -4 चलना है, -4 हो गया। और जीरो वाई एक्स का मान एक्स एक्सिस पे होता है। इसके बाद अगर मैं चलता हूँ तो दूसरा है 0,4, जीरो और एक्स एक्स और वाई एक्स पे चलता हूँ मैं 4, तो ये 4 चला तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दोनों को मिला दिया। तो इस लाइन, अब ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसको आगे बढ़ा देना है क्योंकि मेरे को दोनों का क्रॉस चेक करना कि कहीं होता है या नहीं होता। तो ये दोनों रेखाएं इस पॉइंट में मिलती है। जैसे ही इस पॉइंट पे दोनों रेखाएं मिलती है तो उसके पॉइंट देख लेने, जो उसका पॉइंट होगा वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके मैंने एक्स एक्सिस पे देखा तो ये एक्स एक्सिस पे मिल रही है 3 पे और वाई एक्स पे मिल रही है 7 पे, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 3,7। अब मैंने एक्स क्या माना था, एक्स माना था मैंने लड़कों की संख्या, तो यहाँ से ग्राफ से एक्स तो हो जाएगी आपकी लड़कों की संख्या और वाई हो जाएगी आपकी लड़कियों की संख्या। अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप बहुत ईजी हो जाएगा। शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन बहुत इजी काम है। अब चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का जो सेकंड पार्ट है, आप बुक खुली रखना सामने, मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, आपको खुद को करना है कि 5 पेंसिल व 7 कलम का मूल्य 50 है। तो पेंसिल का मूल्य, पेंसिल की संख्या मैंने x मान ली और कलम की संख्या y, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। और दूसरा है आपका कि 7 पेंसिल और 5 कलम का, तो 7x प्लस 5y की वैल्यू दे रखी है 46। सेम काम करना है,
एक्स की वैल्यू रखते जाना है और जो वाई की वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, लेकिन कोशिश करना कि भिन्न में पॉइंट में कुछ इस तरीके से नहीं आए। वैल्यू उससे भी आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखने में आपको दिक्कत आएगी। जैसे मान लो यहाँ 5.3 हो गया, तो 5 और 6 के बीच एग्जैक्ट 5.3 ढूंढ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसी संख्याएं जो पूरी पूरी हो, अर्थात पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं हो या पूर्णांक ले सकते हो, लेकिन पॉइंटों में या भिन्न में ना हो, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद देखना इसको कि ऐसे ही आते हैं क्या। ये पॉइंट्स आपके अलग अलग आ सकते हैं। मान लो यहाँ मैंने 3 लिया, आप अगर 2 लोगे तो कुछ और आंसर आएगा, तो ये अलग अलग आ सकता है, लेकिन जो लाइन बनेगी फाइनली वो ये ही बनेगी। अब चलते हैं हम दो। सेकंड क्वेश्चन है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना किए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। हमें ये बताना है कि ये प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो A1/A2 इस तरीके से देखना है अपन को, अगर वो सारणी आपको याद करनी है। तो ये अब मेरा पहला समीकरण दे रखा है मेरे को, 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस समीकरण से तुलना कर लूँगा, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये B1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4, और C1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से C1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8। C1 की वैल्यू 8 है। अब यहाँ पे देखता हूँ A1 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू 6 और C1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखेंगे A1/A2 हो जाएगा आपका 5/7, 5/7, और B1 B2 हो जाएगा आपका माइनस का 4/6। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, C1/C2 निकालने से पहले आपको एक बार ये चेक करना है कि ये कहीं ये और ये बराबर तो नहीं है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, अगर ये इक्वल होगा तभी आपको आगे बढ़ना है, वरना आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसको मैंने काट भी दिया, तो माइनस का 2/3, क्या 5/7 और माइनस का 2/3 बराबर है? बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको C1 C2 की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, देखना ही नहीं है, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः ये कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ये क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यही पूछा आपको, ये बताना कि प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती। तो हाँ, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद है, संपाती या समांतर है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद हो जाएगा। दूसरा सवाल, इसी का सेकंड पार्ट बताता हूँ मैं आपको। A1/A2 इज इक्वल टू 9/18, 9/18। फिर मैंने देखा B1/B2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके, एक बार इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि हमें काटना भी पड़ेगा इन संख्याओं को। तो यहाँ हो जाएगा आपके B1/B2 इज इक्वल टू 3/6, और यहाँ C1/C2 इज इक्वल टू 12/24। क्योंकि यहाँ मैंने काटा तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी क्या है? 1/2, इसलिए मैं अब C1 C2 भी निकालूंगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो मैंने एक कंडीशन ये भी पढ़ी थी, क्या? कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है? संपाती होता है। कैसा होता है? संपाती। तो यही पूछा है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर या संपाती है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? संपाती। तो अब आपको ये थर्ड पार्ट आपको निकालना है। तो आई थिंक इसके अंदर क्या आएगा? आपका प्रतिच्छेदी आ गया, संपाती आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? इसमें समांतर आंसर आएगा। समांतर कब आएगा? समांतर के अंदर क्या कंडीशन आएगी? समांतर के अंदर कंडीशन आएगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये तो इक्वल टू आएगा, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं आएगा। तो वो कंडीशन किसकी हो जाएगी? समांतर में। सिमिलरली आपको निकालना है इसी तरह A1 A2 के इनके मान निकालने हैं। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? कि A1/A2 B1 B2 की तुलना कीजिए, बताइए कि संगत है या असंगत। तो ये सेम क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है? देखो, संगत है या असंगत ये बताना है। मैंने आपको बताया था कि संगत तो कब होगा? संगत उसी कंडीशन में होगा, कब? जब कुछ भी वैल्यू निकलेगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा? चर का मान प्राप्त होगा।
और इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। जब अगर कोई भी हल नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में असंगत होगा, अदरवाइज क्या होगा, संगत होगा। तो संगत की कंडीशन मैंने आपको दो बताई थी। संगत की कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो प्रतिच्छेदी आएगा तो भी संगत होगा, और संपाती होगा तो भी संगत होगा। लेकिन समांतर की कंडीशन में, ये जो समांतर है, क्योंकि यहाँ पे कोई हल प्राप्त नहीं होता तो वो कौन सा होगा, असंगत हो जाएगा। तो सिमिलर तरीके से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल के देखना है, और उससे केवल वहाँ प्रतिच्छेदी समांतर और ये बताया था, और यहाँ पे क्या बताना है, संगत असंगत। बस सेम क्वेश्चन है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में मुझे पूछता तो प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है मतलब ये कैसा होगा, यहाँ पे अगर मुझे जवाब देना हो, यहाँ इतना ही पूछा है, लेकिन अगर यहाँ पे जवाब देना हो तो यहाँ क्या बताता मैं, संगत बताता। और अगर संपाती में भी देना होता तो यहाँ भी क्या बताता, संगत, क्योंकि इसका हल निकलेगा। और अगर समांतर में निकालना होता तो यहाँ क्या बताता मैं, असंगत, अगर सेम क्वेश्चन इसमें पूछता तो सेम तरीके से सेम पैटर्न यहाँ करना है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सोल्व करके उसका आंसर दूंगा, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको एक क्वेश्चन, आप अगर चाहते हो तो। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कौन सा कराऊँ। थर्ड का मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही करा देता हूँ। क्वेश्चन आपका 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपका 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ पे है 7x। तो यहाँ पे देखना है मुझे, a1 की वैल्यू है 5, a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है माइनस का 4, और c1 की वैल्यू है 8। ठीक है। सिमिलरली a2 की वैल्यू हो जाएगी 7, और b2 की वैल्यू आ जाएगी 6, और c2 की वैल्यू हो जाएगी आपके 9। ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा यहाँ 5/7, फिर b1 अपॉन b2 वो हो जाएगा माइनस का 4/6, यानी कि 2/3। तो यहाँ मैंने देखा कि आप सबसे पहले क्या देखना है कि ये बराबर है क्या। अगर ये बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना, बराबर होगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो यहीं से पता चल गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अतः ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी की कंडीशन है, लेकिन यहाँ हमको क्या पूछा है कि संगत है या असंगत, और प्रतिच्छेदी कैसा होता है, संगत हल। तो इसका कैसा हल प्राप्त होगा, संगत हल प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। क्योंकि इसकी अगर संगत असंगत होगा तब तो हम क्या कहेंगे, संगत हल। और पूछेगा कि किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी, तो उस कंडीशन में इसी का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। और अगर ये पूछ ले कि इसका हल कैसा प्राप्त होगा, संगत हल तो ऐसे ही, और कैसा, अद्वितीय, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। केवल एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, केवल एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो उस ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है सेम सवाल में, इसका जवाब यही होगा, क्योंकि तीनों की सेम कंडीशन होती है। अब चलते हैं आगे, बाकी जो भी सवाल है दूसरा तीसरा आपको कर लेना, सेम पैटर्न से होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर भी मैं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा कमेंट बताना, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपके डाल दूंगा। अब इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म से कौन से युग्म संगत असंगत है, तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें भी वही बताना है। सबसे पहले आपको क्या बताना, संगत असंगत। जैसे मैंने यहाँ बताया कि संगत है, तो ये कह रहा है कि अगर संगत हो तो उसे ग्राफ से हल करना है। अब ये एक चीज जोड़ दी। अगर असंगत को ग्राफ से क्यों नहीं बनाना, क्योंकि असंगत का तो कोई हल ही नहीं होगा, तो ग्राफ पे वो रेखाएं मिलेगी ही। तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो संगत है या नहीं। अगर संगत प्राप्त होता है तो मैंने जैसे ग्राफ बनाया था उस तरीके से आपको ग्राफ से बना के फिर उसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डू इट योरसेल्फ। बता दिया। ऐसा नहीं कि मैं उसको करवा नहीं रहा हूँ, सेम पैटर्न होगा, सेम चीज होगी, इसी तरीके से बस लास्ट में क्या बनाना, उसका ग्राफ बनाना। फिर भी अगर आपको लगे तो वही चीज कमेंट करके बताए ना, मैं आपको जरूर करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक आयताकार बाग में जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी विमाएं ज्ञात करो। ये आपको बुक सामने खुली रखनी है, तो मैंने मान लिया, माना
इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, माना भाग की लंबाई कितनी है, लंबाई x है तथा चौड़ाई y है। चौड़ाई को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। तो कंडीशन दे रखी है मेरे को कि लंबाई चौड़ाई से, लंबाई यानी कि x चौड़ाई से यानी कि y से कितनी 4 मीटर अधिक है, तो ये y+4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू y+4 हो जाएगा। इसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू y+4। ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरा दे रखा है कि इसका अर्ध परिमाप कितना, 36 मीटर है। देखो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, आयताकार भाग है इसने दे रखा है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन वो होता है इसका परिमाप, लेकिन इसने क्या कर रखा है, अर्ध परिमाप यानी कि आधा, यानी कि 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि दूसरा मुझे क्या दे रखा है, लंबाई यहाँ x है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 36 मीटर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। बस इस तरीके से आपको बहुत ही ईजी वे से यहाँ पे सोल्व कर। तो सिमिलरली यहाँ पे x बराबर क्या है, y+4, इसको यहाँ रख दो, तो y+4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ y और y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 36 माइनस का 4, तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 32 और यहाँ y हो जाएगा अपॉन में 16। तो y की वैल्यू तो कितनी है, 16, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में बाई इक्वेशन 1 यहाँ रखा, तो x बराबर 16 प्लस 4, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 20 मीटर और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 मीटर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। एक समीकरण आपको दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दे रखा है, और 3 चीज़ें दे रखी है कि दूसरा समीकरण बनाओ, रैखिक समीकरण ही जो प्रतिच्छेदी रेखाएं बने, ये प्रतिच्छेदी बने, दूसरा है समांतर बने, और तीसरा क्या बन जाए, आपका समबाती बन जाए। तो आपको बस वो चीज़ याद होनी चाहिए जो मैंने आपको सारणी बताई थी, कुछ भी नहीं है। प्रतिच्छेदी में क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ पे देखो तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू यहाँ -8। तो यानी कि a1/a2 यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लेना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2/4, a2 की वैल्यू 4 ले ली और यहाँ 3/6 ले लिया, तो ये तो बराबर हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। बस इसके अलावा कुछ और ले लो, तो वो सारी चीज़ें आपकी, जैसे यहाँ 2/4 यहाँ ले लिया मैंने 3/4, ये डज नॉट इक्वल टू है, तो यही आपकी प्रतिच्छेदी की क्या हो जाएगी, यही आपकी प्रतिच्छेदी की कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 4x प्लस यहाँ जो पाई y, और यहाँ तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 9 बराबर 0। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि यहाँ 2/4, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, क्या देखूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन है। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। कई समीकरण बना सकते हो आप, जितने चाहो उतने समीकरण यहाँ पे बना सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या है, आपको क्या बनाना है, सेकंड बनाना है आपको समांतर बनाना है। सेकंड कंडीशन में आपको क्या बनाना है, समांतर बनाना है। तो समांतर में क्या हो जाएगा, अगर आपको समांतर बनाना है, समांतर की कंडीशन क्या थी, समांतर की कंडीशन हम जानते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो कोई सा भी आप समीकरण ले लेंगे, यहाँ मैंने मान लो कुछ भी समीकरण ले लिया, 2x प्लस 3y माइनस का 12, तो यहाँ पे ये तो मैंने सेम ले लिया। आप सेम समीकरण नहीं कर सकते इसको, क्योंकि यहाँ लास्ट में मैंने क्या लिया, -12। तो 8/12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8/12 क्या हो जाएगा, 2/3, 4 का भाग 2/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे यहाँ पे देखा मैंने 2/2 बनेगा, यहाँ बनेगा 3/3, ये तो बराबर हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ बनेगा -8/-12। तो इसको अगर मैं काटूंगा भी सही, तो -2 ये हो जाएगा, +2, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो यहाँ 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1/1 बराबर 2/3। तो ये डज नॉट इक्वल टू आएगा, ये कंडीशन बन गई। तो ये कौन सी कंडीशन, आपकी समांतर की कंडीशन है। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना है, आपको बताना है कि इसके अंदर संपाती की कंडीशन क्या होगी। संपाती की कंडीशन क्या है, संपाती की कंडीशन क्या होगी, कमेंट करके बताओ फटाफट।
संपाती की कंडीशन क्या होगी, ये तीनों चीज बराबर होगी। संपाती में क्या होगा, संपाती में क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये हो जाएगी आपकी संपाती की कंडीशन। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, इन दोनों का ग्राफ खींचना है और लास्ट के अंदर क्या करना है, इसमें एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आपको बताना है कि इन रेखाओं से किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, ये चीज आपको बता। 7 का आंसर इसके अंदर ये दोनों समीकरण है। इसमें जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वैल्यू रखी थी, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इस प्रकार से ये पॉइंट निकालने और इन पॉइंटों को इस ग्राफ के अंदर बनाना है। तो इसमें अलग चीज़ क्या है कि ग्राफ में जैसे रेखाएं इस प्रकार से बनेगी तो लास्ट में तुम्हें ये देखना है कि एक्स एक्स और इन रेखाओं से घिरा हुआ कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो बिल्कुल एक्स एक्सिस ये रहा, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही है। तो इन दोनों रेखाओं को देखो तो इनसे घिरा हुआ ये त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक हो जाएंगे, एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा और तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंटों के निर्देशांक आपको पूछ रहा है। तो इन तीनों पॉइंटों के निर्देशांक मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ग्राफ से एक हो जाएगा -1,0, दूसरा हो जाएगा 2,3, ये 2,3 और तीसरा हो जाएगा आपका 4,0। तो ये तीनों ही आपके क्या होंगे, ये आंसर हो।